जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, एक बार आपका जो है पुनः हिंदी एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, इसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक ना फ्रेंड्स। तो अधिनियमों को हम डिस्कस कर रहे हैं भाई कि संविधान का विकास किस प्रकार हो रहा है। तो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जो है 1892 के अधिनियम तक हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि भाई 1892 के अधिनियम तक क्या क्या जो है संवैधानिक विकास में पॉइंट्स हो सकते थे। इसके सारे जो है अधिनियमों के हमने बैकग्राउंड को भी जाना और साथ साथ उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारी चीजों को हमने जो है जानने का प्रयास किया, ठीक ना फ्रेंड्स। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। दो वीडियो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाला पार्ट पढ़ चुका है, संवैधानिक विकास, और उसमें काफी बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो आप चाहे यूपीएससी दें या यूपी पीसीएस या अनदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग हो जाएंगे, ठीक ना फ्रेंड्स। आप जरूर से जरूर उसको देखिए और इसके अलावा जो है आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। आगे का जो अधिनियम है, एक्ट है, वह जो है 1909 का अधिनियम, या इसी को कहते हैं माल्य मिंटो सुधार। एक्चुअली जो माल्य थे वो भारत के जो है राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। तो इन्हीं दोनों की जो है सहमति पर जो सुधार लाया जाता है उसी को जो है माल्य मिंटो सुधार कहा जाता है और इसी को जो है 1909 का अधिनियम कहा जाता है। तो यहां से फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1909 के अधिनियम को लेकर, ठीक ना। तो 1909 का अधिनियम जो है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसको थोड़ा सा जानने का हम लोग प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इसमें क्या प्रावधान किए गए थे इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अगर हम देखें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या हो सकती है, अगर मैं क्वेश्चन करूं कि 1909 का अधिनियम या माल्य मिंटो सुधार लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सुनना जरा इसकी पृष्ठभूमि में। अगर हम देखें कि 1905 में एक घटना हुई थी, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वायसराय कौन था बंगाल विभाजन के समय। तो 1905 में जो है बंगाल विभाजन होता है और बंगाल विभाजन का जो परिणाम होता है ये है कि यहां पर जो है स्वदेशी आंदोलन, हिंसा और जो है बहिष्कार आंदोलन जो है स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। इसमें काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, लगभग लगभग पूरे भारत में जो है बहिष्कार आंदोलन चलता है। इसमें महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट, वकील, अधिकारी, सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं इस आंदोलन में, ठीक ना फ्रेंड्स। तो एक प्रकार से जो है बंगाल का जो विभाजन किया गया था, ये तो आपको हिस्ट्री वाले पॉइंट में मिलेगा कि भाई पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल को जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक्चुअली जो पूर्वी बंगाल है यहां पर जो है मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी और जो पश्चिमी बंगाल है यहां पर जो है हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। तो इनको ध्यान में रखते हुए ये बांटा गया ताकि हिंदू और मुसलमान की एकता ना स्थापित हो पाए और यह मिलकर कोई जो है एकाकी आंदोलन ना खड़ा कर पाए। ऐसे में बंगाल का विभाजन किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आंदोलन चलाया जाता है, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन कहें या बहिष्कार आंदोलन। इसमें बड़े पैमाने पर हिंसा भी होती है और अंग्रेजों का काफी लॉस भी होता है। अंग्रेजी सत्ता एक बार हिल जाती है इसमें। तो ऐसे में अंग्रेजों को कुछ जो है लॉलीपॉप देना था भारतीयों को, कुछ ना कुछ जो है संशोधन या सुधार करना था। भारतीयों की राजनीति में पार्टिसिपेशन या भागीदारिता बढ़ाने के लिए 1909 का अधिनियम या माल्य मिंटो सुधार लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। एक पहला पॉइंट है। दूसरा दोस्तों, इसी समय जो है गरम दल और नरम दल, कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गया। पहला नरम दल और दूसरा गरम दल। ये जो नरम दल और गरम दल में बढ़ रहे हैं, जो गरम दल है ये काफी हिंसात्मक है। यह जो है संवैधानिक या फिर जो है जी हुजूरी या फिर जो है एक प्रकार से जो है अनुमोदन, सिफारिश, इन सब में विश्वास नहीं रखता है। ये हिंसा पर विश्वास रखता है। यह जो है अपनी बातों को जो है आक्रामक रूप से जो है रखना चाह रहा है। ये जो है आजादी को छीनने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं जो है एक गरम दल इतना ना एक्टिव हो जाए कि कोई बड़ा विद्रोह खड़ा हो जाए। सो भारतीयों को भागीदारी थोड़ा सा दे दी जाए। ऐसे में जो है 1909 का अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई मुस्लिम लीग का जो सदस्य था आगा खां, ये जो है मुस्लिम लीग के सदस्य आगा खां, ये वायसराय मिंटो से मिलने जो है चले गए और पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब कि जो है मुसलमानों के लिए एकदम बिल्कुल पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करते हैं आगा खां। और यही कहीं न कहीं जो है अंग्रेज चाहते भी थे कि भाई मुस्लिम लीग जो है वो पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करे। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मतलब कि मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव करेगा। ऐसे में इसी को जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली कहा जा रहा है। तो अब मुस्लिम लीग का यह मानना था कि भाई जो चुनाव हो रहा है, बहुसंख्यक जनता हिंदू होने के कारण जो है मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा राजनीति में। ऐसे में जो है जब तक अगर पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं होगी तब तक जो है मुस्लिमों की जो है राजनीति में भागीदारी नहीं हो पाएगी। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए जो है
वायसराय से जो है मिलने आगा खां चले जाते हैं। तो इनकी बातों पर बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स गौर करते हैं कि ये जो है अगर हम निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली मुस्लिमों के लिए कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम बाइकॉट होंगे, किससे? हिंदुओं से। तो ऐसे में उनका जो है एकीकरण जो होगा, जो भातृत्व भावना का जो एक कॉन्सेप्ट है उनका, वो जो है विखंडित होगा और एकता के साथ वो जो कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाएंगे। ऐसे में यह जो है अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। इधर जो है आगा खां मांगने चले जाते हैं जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली, और इधर जो है गोपाल कृष्ण गोखले, नाम तो सुना ही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो है मार्ले से मिलते, जो भारत के वाइस सचिव हैं दोस्तों, इनसे जो है इंग्लैंड मिलने चले जाते हैं और जो है स्वशासन की ये मांग करते हैं कि भैया अब हमको जो है स्वशासन आप दीजिए, ठीक है ना। तो अब इन्हीं सब सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अरुणडेल समिति गठित की जाती है। अरुणडेल समिति सिफारिश करती है और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर जो है मार्ले और मिंटो की सहमति से एक अधिनियम, एक एक्ट लाया जाता है दोस्तों। इसी को जो है मार्ले मिंटो सुधार या जो है 1909 का अधिनियम कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि भाई जो है मार्ले मिंटो सुधार क्यों लाया जा रहा है और जो है इसको लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड आप जरूर लिखिएगा, चाहे 1905 के जो है बंगाल विभाजन से संबंधित हो, गरम दल और नरम दल के जो है विभाजन से संबंधित हो, या फिर जो है आगा खां के द्वारा जो है आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली की डिमांड करना हो, ठीक ना फ्रेंड्स। उसको जो है आप एक बार जरूर जो है देखिएगा। आते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इसी जो है 1909 का अधिनियम है। तो 1909 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो यहां से बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आप लोग जरूर नोट्स बनाइएगा कि जो ड्राफ्टिंग की गई है उसी ड्राफ्टिंग के ही हिसाब से आप नोट्स बनाएंगे, ठीक ना भैया। पहला, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या 16 थी इसको बढ़ाकर 60 कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, किस अधिनियम के तहत? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या 1909 के अधिनियम के तहत। एक केंद्रीय विधान परिषद मैंने बताया था कि भैया 1853 का जो अधिनियम लाया गया था दोस्तों, इसी 1853 के अधिनियम में 12 सदस्यों की एक केंद्रीय विधान परिषद बनाई जाती है। इसी को मेनी संसद कहा जा रहा है और इसी की जो है संख्या अब जो है 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है? 60 कर दी जाती है। 16 कब की गई? 12 से बढ़ाकर 16 कब की गई? 1892 के अधिनियम में। फिर जो है 16 से बढ़ाकर 60 कब कर दी जाती है? ए जो है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार या 1909 के अधिनियम में, ठीक ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट यह है कि सर्वप्रथम भारत राज्य सचिव परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को जो है मनोनीत किया गया, शामिल किया गया। अब आपको बताएं कि आपने जो है 1858 का अधिनियम पढ़ा। 1858 के अधिनियम में मैंने बताया कि भाई भारत के राज्य सचिव का एक नया पद सृजित किया गया था दोस्तों। भारत में जो है 1858 के अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन सब पदों को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन सवाल है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद समाप्त किया जा रहा है, नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल का, इनके कार्यों को तो कोई करेगा। तो इनके कार्यों करने के लिए जो है इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया जाता है और भारत के राज्य सचिव के पद को सृजित करने के बाद 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई जाती है ताकि ये जो है भारत के राज्य सचिव की सहायता कर सके इनके कार्यों में। अब देखिए जरा, अब इसी राज्य सचिव की परिषद में पहली बार 2 भारतीयों को शामिल किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार किन 2 भारतीयों को जो है भारत के राज्य सचिव की परिषद में शामिल किया गया? तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये आप लोग पॉइंट नोट डाउन करिएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसका जो है प्रावधान किया जाता। अच्छा ये बताइए, पृथक निर्वाचन प्रणाली जब भी होगी तो जो है कहीं ना कहीं फूट डालो और राज्य करो की नीतियां, इनके कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे अंग्रेजों के। तो इनके कॉन्सेप्ट ही दे कि फूट डालो और राज्य करो, चलिए जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की अगर मुसलमान मांग कर रहे हैं तो इनको हम दे रहे हैं। मुसलमान कहीं कहीं एक तरफ हो जाएंगे, हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, हम फूट डाल लेंगे और राज्य करेंगे, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था। तो मुसलमानों के लिए पहली बार जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान 1909 के अधिनियम में किया गया, ठीक ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर प्रश्न पूछने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मैंने आपको जो है 1892 का जब अधिनियम पढ़ाया तो 1892 का अधिनियम पढ़ाया तो भैया कहा कि जो है बजट पर बहस करने का अधिकार था,
लेकिन वहां पर जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने या क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं था। लेकिन यहां पर जो 1909 का अधिनियम लाया जाता है दोस्तों, यहां पर जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने और लोकहित विषयों पर जो है डिबेट करने का राइट दे दिया जाता है। ठीक ना, तो ये सारे पॉइंट आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का जो वायसराय है उसकी कार्यकारिणी परिषद है, इसमें पहली बार किसी भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा को जो है शामिल किया गया। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए वाला पॉइंट, जो भारत के राज्य सचिव में जो है 2 सदस्यों को जो है शामिल किया जा रहा है, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगामी, ये इंग्लैंड में है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो भारत में है वायसराय और इसकी कार्यकारिणी जो परिषद है, इसमें किसी भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा को शामिल किया जा रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि भाई 1909 का जो अधिनियम है उसमें क्या क्या पॉइंट्स शामिल किए गए थे। ठीक ना फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा भैया, ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा। ठीक ना, तो 5-6 पॉइंट है, सारे टॉपिक को जो है लेकर आप नोट्स जरूर बनाइएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1909 का अधिनियम, 1909 का, या उसको को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। आते हैं भी, देख लेते हैं 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी बार देखिए, यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछ दिया, 2022 में, यहां से 2022 में क्वेश्चन पूछा, और इसी को लेकर पूछा था कि कौन सा निम्नलिखित में से हस्तांतरित सब्जेक्ट है और कौन सा जो है आरक्षित सब्जेक्ट है। 2 क्वेश्चन इन्हीं से एक क्वेश्चन को लेकर पूछ दिया। काफी आसान क्वेश्चन आया हुआ था। अभी आप जब स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सारे क्वेश्चन लगभग हो जा रहे हैं। तो 1909 का दोस्तों अधिनियम लाया गया था। 1909 का अधिनियम, या इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ये जो इसी को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार तो 1909 का अधिनियम हमने पढ़ा, तो 1919 का जो अधिनियम है इसी को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ये मॉन्टेग्यू कौन थे? तो मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव हैं जो इंग्लैंड में बैठे हैं, और चेम्सफोर्ड कौन है? ये भारत के जो है वायसराय हैं। तो दोनों की सहमति से जब अधिनियम लाया जाता है उसी को जो है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। दोस्तों सवाल है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या हो, ये क्यों लाया गया? तो इसका क्वेश्चन मेंस का पूछा गया था कि 1919 का अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। ठीक ना, और एक बार पूछा गया था कि 1919 का अधिनियम जो लाया गया, इसमें इसके जो है नकारात्मक, मतलब कि जो है इसमें जो है हित किस प्रकार जो है अंग्रेजों का छुपा हुआ था, उसको जो है ध्यान में रखकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आते हैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को हम लोग समझते हैं कि भाई इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। अब देखिए, ये 1919 की बात है, लेकिन 1915 में एक गजब के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन होता है। ठीक ना फ्रेंड्स, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन जो है होता है गांधी जी का, और गांधी आते ही चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जैसे सफल आंदोलन करते हैं। गांधी के इस दोस्तों आंदोलन से, सफल आंदोलन से अंग्रेजी सरकार दबाव में आ जाती है, और अंग्रेजी सरकार को लगता है कि अगर कहीं गांधी ये जो अहिंसकवादी आंदोलन खड़ा कर रहा है, इमोशन में सारी जनता इससे जुड़ने का प्रयास कर रही है, सारे वर्ग जुड़ने, यहां तक कि हिंदू, मुसलमान, सिख, सारे वर्ग इससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ये ऐसा व्यक्ति एक बड़ा आंदोलन ना खड़ा कर दे और हमको जो है सत्ता छोड़कर ब्रिटेन जाना पड़ जाए। सो एक अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ी, जिसे 1909 का अधिनियम कहा गया। ये तो पहला पॉइंट बैकग्राउंड का हो गया। लेकिन जो दूसरा पॉइंट दोस्तों है, यह कह रहा है कि भैया 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, इसमें अंग्रेजी सरकार की भारतीय सेना ने भरपूर सहायता की, और एक अपेक्षा, एक विश्वास और एक जो है उम्मीद थी भारतीयों को कि भैया अगर हम जो है भारतीय अंग्रेजों की जो है थोड़ा सा सहायता कर देते हैं अंग्रेजों की, तो कहीं न कहीं हमको हो सकता है स्वशासन दे दें ये। तो ऐसे में भारतीय सेना खूब भर्ती होकर खूब जो है अंग्रेजों की तरफ से लड़ने का प्रयास कर रही है। यहां तक कि दोस्तों गांधी को जो है भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। 1919 के अधिनियम में एक बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं कि जो है गांधी को जो है प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती करने वाला सर्जेंट बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो लखनऊ समझौता हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, और जो लखनऊ समझौता हुआ था इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में मिल जाते हैं, और जो डर अंग्रेजों को था वो डर कहीं साकार ना हो जाए, इसके लिए कहीं न कहीं 1919 का अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। क्यों डर रहे हैं अंग्रेज कांग्रेस से और मुस्लिम लीग जब एक हो रहे हैं? सवाल है कि कांग्रेस जो है हिंदुओं की पार्टी है, इनका मानना है, और मुस्लिम लीग तो मुसलमानों की पार्टी। अब दोनों हिंदू मुसलमान एक हो जा रहे हैं, तो कहीं मिलकर बड़ा आंदोलन ना क्रिएट कर दें। ऐसे में उनको डर था, लॉलीपॉप देना था, अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। ठीक ना? तो दोस्तों
इसके अलावा फिर क्या नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई तिलक और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था 1916, ये आपको याद होगा, आपकी बार पीसीएस में भी शायद क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो तिलक और जो है एनी बेसेंट का होम रूल लीग जो आंदोलन है, यह भी काफी बड़े पैमाने पर सक्रिय रहा पूरे भारत में। तो इनको डर था कि कहीं ये सब सारे लोग मिल ना जाए और जो है बड़ा आंदोलन करके जो है सत्ता परिवर्तन ना कर दें, सो अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। इसी के अलावा दोस्तों एक रौलट एक्ट लाया गया था और इसी रौलट एक्ट के तहत जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट एक्ट लाया जाता है और इस रौलट एक्ट को जो है काला कानून कहा जाता है। ना वकील, ना अपील, ना दलील, इसी को कहा जाता है। मतलब कि 3 लोग अगर कहीं इकट्ठा हो जाएं तो जो है उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब देखिए, इसी के बाद एक घटना घटती है रौलट एक्ट के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों बेकसूर मारे जाते हैं। यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जैसी उपाधियां त्याग दी। सरकार पूरी तरह जो है दबाव में आ जाती है। सो सरकार को एक लॉलीपॉप देने की आवश्यकता पड़ी और 1919 का अधिनियम लाया गया। आई होप क्लियर हो गया होगा कि भाई जो है 1919 का अधिनियम क्यों और कैसे लाया जा रहा है। तो ये आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, तो आपको प्री में भी आसानी होगी। और प्री का जो प्रावधान किया जाता है ना कि भाई इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए, वो समझने में आसानी होगी। अब आते हैं आपका जो है क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उसको जो है थोड़ा सा समझते हैं। 1919 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। पहला, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। द्वैध शासन दोस्तों मतलब कि जो है एक ही प्रांत है, उसमें 2 लोग शासन कर रहे हैं, 2 लोग कानून बना रहे हैं, 2 लोग अलग अलग विषयों पर कानून बना रहे हैं। जब एक ही प्रांत में 2 अलग अलग लोग शासन करें, उसी को जो है द्वैध शासन कहा जाता है, उसी को द्वैध शासन कहा जा रहा है। कैसा, मतलब कि जो है प्रांत एक ही है लेकिन इसमें विषयों का बंटवारा कर दिया जा रहा है। एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो है अंग्रेज अपने पास रख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसमें जो है राजस्व, जो मतलब वित्त, जो मतलब राजस्व संबंधी, जहां पर जो है सारी इकोनॉमी टिकी हुई है दोस्तों, मतलब राजस्व अपने पास रख रहे हैं, न्याय अपने पास, वित्त अपने पास, पुलिस प्रशासन अपने पास, ये सारी चीजें जो है आरक्षित विषय के अंतर्गत आती हैं। और इस पर कानून बनाने का दोस्तों अधिकार होता है गवर्नर और उसकी परिषद को। देख रहे हैं, यही आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सब्जेक्ट आरक्षित सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है 1919 के अधिनियम के तहत। ये 2022 के जो है यूपीएससी में आईएएस वाले पेपर में आपका जो है जीएस फर्स्ट पेपर में पूछा गया, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये आपका जो है आरक्षित विषय। इसके अलावा हस्तांतरित विषय, कुछ विषय हस्तांतरित कर दिए गए और कहा गया कि इसमें जो है स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब सारी चीजें जो है किसके अंतर्गत आएंगी, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आएंगी। और इस पर कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो गवर्नर की सहमति से जो है भारतीय मंत्रियों को होगा। ये देख रहे हैं आप थोड़ा सा कितनी अपारदर्शिता दिखाई दे रही है द्वैध शासन में। तो द्वैध शासन आई हो आपको कंप्लीट हो गया होगा, एक ड्यू विजन मिल गया होगा कि द्वैध शासन क्या है। मतलब एक प्रांत में जब 2 लोग शासन या जो है शासन का निर्माण करें, कानून बनाए, उसी को जो है द्वैध शासन कहा जा रहा है। इसको जो है आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में डिवाइड कर दिया गया। आरक्षित विषय अंग्रेज अपने पास रखते हैं और हस्तांतरित विषय में कुछ भारतीयों को रख के कानून बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये विषय जरूर याद रखिएगा, ये विषय यूपीएससी में क्वेश्चन लेकर पूछ लिया। तो ये पहला पॉइंट आपका था कि 1919 के अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए थे। दूसरा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान किया गया। ये द्विसदनात्मक क्या है, अरे भैया संसद है ना, तो संसद के 3 सदन, संसद के 3 अंग, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये जो 2 सदन है, द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र स्तर पर पहली बार 1919 के अधिनियम में लाई जाती है। द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र स्तर पर 1919 के अधिनियम में दोस्तों लाई जाती है। और केंद्रीय विधान परिषद में बताया था आपको 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद कब बनाया गया था, 1853 के अधिनियम में। इसी 1853 के अधिनियम में जो है इसी को मिनी संविधान कहा जा रहा है, ठीक ना, मिनी संसद कहा जा रहा है, जो केंद्रीय विधान परिषद है। अब देखिए ना कि केंद्रीय विधान परिषद में 2 सदन बनाए जा रहे हैं, एक लोकसभा की बात और एक राज्यसभा की बात। तब उसको खैर नाम दिया गया, एक राज्य परिषद नाम दिया गया जिसे उच्च सदन कहा गया अर्थात राज्यसभा, और एक जो है विधानसभा कहा गया जिसे जो है निम्न सदन अर्थात लोकसभा आगे चल के कहा गया। तो ये जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान 1919 के अधिनियम में किया गया। दूसरा पॉइंट ये आपका हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि प्रांतीय सरकारों को
अपना अलग से बजट पेश करने का दोस्तों अधिकार दिया गया। एक काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रांतीय जो सरकारें हैं इनको अपना बजट अलग से, पहले तो केंद्रीय स्तर पर ही बजट पेश किया जाता था, प्रांतों को अपना बजट पेश करने का अधिकार नहीं था। लेकिन पहली बार जो है 1919 के अधिनियम में प्रांतों से कहा गया कि भाई एक काम करिए, आप अपना बजट अलग कर लीजिए, आप अपना बजट पेश कर सकते हैं। ए हो गया। 1919 के अधिनियम में एक शानदार इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोक सेवा आयोग का गठन, ठीक है ना। खैर लोक सेवा आयोग का गठन तो 1926 में किया गया था, ली आयोग की सिफारिश की जाती है, लेकिन प्रावधान इसी में कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में कहा गया कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो यूपीएससी को कंडक्ट करवाए एग्जाम वगैरह को, ठीक है ना। तो इसी के जो है प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ली आयोग गठित किया जाता है 1926 में, और जाकर 1926 में इसका गठन किया जाता है। फिर 1919 के अधिनियम में क्या पॉइंट्स है, भारत सचिव भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था। महालेखा परीक्षक जो है डाटा वगैरह जो है डाटा इंटरप्रिटेशन वाला काम करता है, उसकी नियुक्ति जो है भारत सचिव कर सकता था। आई होप क्लियर हो गया होगा कि 1919 के अधिनियम में क्या क्या पॉइंट शामिल थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो भाई इसको हम इरेजर कर देते हैं, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा भैया, आपसे रिक्वेस्ट है इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि हमने पूरा ट्रेंड एनालिसिस लिया है, पूरा एक प्रकार से यूपीपीसीएस और यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी का अनुरूप हमने ड्राफ्टिंग तैयार की है, काफी ज्यादा हमने वर्क किया है। तो मुझे लग रहा है कि आप एज इट इज ऐसे थोड़ा सा कॉपी करेंगे तो आपको जो है नोट्स बनाने में ज्यादा आसान रहेगा और चीजें आसानी से हो जाएंगी, ठीक ना फ्रेंड्स। आते हैं भी नेक्स्ट। हाँ, एक चीज, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कंफ्यूज नहीं होना है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एक तो 1909 के अधिनियम में आपने पढ़ा कि मुसलमानों को दे दी गई थी निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। यहां पर मैं अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ड्राफ्टिंग कर दे रहा हूं, क्योंकि 1919 का अधिनियम में कुछ पॉइंट और थे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित, इसलिए हमने यहां से अलग से डिफाइन कर दिया कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कब किस अधिनियम में किसको जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया था। तो 1909 के अधिनियम में माल्य मिंटो सुधार में आपने पढ़ा कि भाई मुसलमानों के लिए जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था, ये तो आपको क्लियर हो गया। फिर 1919 का जो अधिनियम है इसमें 3 लोगों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई और इसमें प्रावधान किया गया 3 लोगों के लिए, पहला सिखों के लिए, दूसरा ईसाइयों के लिए और तीसरा आंग्ल भारतीयों के लिए। तो इन तीनों के लिए, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया जाता है दोस्तों 1919 के अधिनियम में। फिर 1935 के भी अधिनियम में दोस्तों एक प्रावधान किया जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली का, और इसमें यहां तक कि दलितों को भी नहीं छोड़ा जाता है, दलितों को भी जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का हिस्सा बना लिया जाता है, मजदूरों को, महिलाओं को, इन तीनों लोगों को जो है 1935 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का हिस्सा बना लिया जाता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि भाई पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है और इसमें कब कब किन अधिनियमों के तहत किनको किनको दी गई पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक ना फ्रेंड्स। नोट में क्या लिखा गया है, नोट में जो लिखा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं को मताधिकार कब किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1919 का जो अधिनियम हम लोग पढ़े उसी 1919 के अधिनियम में जो है महिलाओं को मताधिकार का जो है प्रावधान किया गया। इसको हम इरेजर कर देते हैं, आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा, ड्राफ्टिंग जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट आपसे ड्राफ्टिंग करिएगा, क्योंकि देखिए मुझे मेहनत लग रही है, मैं मेहनत कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि आप भी मेहनत करें थोड़ा सा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट। 1935 का अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है। 1935 का अधिनियम लगभग एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता हूं 1935 के अधिनियम से, तो थोड़ा सा 1935 के अधिनियम को हम बैकग्राउंड जानेंगे, फिर उसके बाद क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए थे 1935 के अधिनियम में, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो 1919 का दोस्तों अधिनियम, पहला कि 1919 का जो अधिनियम लाया गया, 1935 का अधिनियम का बैकग्राउंड कि 1919 का जो अधिनियम लाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से काफी लोग असंतुष्ट थे, असंतोष उनमें था, इसलिए जो है कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव बढ़ रहा था और एक अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ी जिसे 1935 का अधिनियम कहा गया। इसके अलावा दोस्तों स्वराज पार्टी का उभरना, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में एक काफी ज्यादा प्रेशर बना रहा था जो है अंग्रेजों के ऊपर, 1935 का अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। नेहरू रिपोर्ट, इसमें तो जो है भारतीय संविधान की एक रूपरेखा, भारतीय संविधान सभा की रूपरेखा, यहां पर भारतीय मूल अधिकारों की रूपरेखा दिखाई पड़ती है नेहरू रिपोर्ट में, 100 अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है तीव्र होना,
यह भी एक कारण बना 1935 का अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। हालांकि आपको मैं बताते चलूं कि 1919 का जब अधिनियम लाया गया तो कहा गया कि इस अधिनियम की जो है 10 वर्षों पर जांच की जाएगी, लेकिन जो है इस अधिनियम की 1907 में ही जांच करने के लिए साइमन कमीशन एक बैठाया गया ताकि ये जो है 1919 के अधिनियम की जांच कर सके कि क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये 1919 का अधिनियम जांच करने के लिए साइमन कमीशन लाया जाता है और साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन दोस्तों ये जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको कहा जाता है, गोलमेज सम्मेलन को 1930 में हुआ, दूसरा जो है 1931 में हुआ और तीसरा जो है 1932 में हुआ। एक बात बताते चलूं आपको कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है बी.आर. अंबेडकर पार्टिसिपेट किए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन कांग्रेस ने केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना, और जिसमें जो है गांधी इसका जो है कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। तो अंतिम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ और जाकर 1932 में ये अपनी रिपोर्ट की जांच के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक प्रवर समिति गठित की जाती है। जब दोस्तों गोलमेज सम्मेलन हो जाता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो अब जो रिपोर्ट जारी करती है गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो उसी रिपोर्ट की जांच करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति, प्रवर समिति गठित की जाती है और यही प्रवर समिति ब्रिटिश संसद के पास अपनी रिपोर्ट को पेश करती है और बाद में यही जब संसद पास करती है तो उसी को 1935 का जो है क्या कहा जाता है दोस्तों, अधिनियम कहा जाता है। तो ब्रिटिश संसद में पास हो जाता हुआ अधिनियम प्रस्ताव, तो उसी को 1935 का अधिनियम कहा जाता है। अब सवाल है कि 1935 के अधिनियम में क्या पॉइंट थे, ठीक है ना, तो 1935 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला कि विषयों का बंटवारा कर दिया जा रहा है, देख रहे हैं कि विषयों का बंटवारा कर दिया जा रहा है, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप जब 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे, 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है, तो 1935 के ही अधिनियम से कहीं ना कहीं जो है चीजें ली गई हैं। तो 7वीं अनुसूची में भी विषयों का बंटवारा देखने को मिलेगा, लेकिन 1935 के अधिनियम से ही विषयों का बंटवारा कर दिया जाता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। संघ सूची में दोस्तों, संघ सूची का मतलब कि जो संघ सूची में शामिल होंगे विषय, उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार केवल का केवल केंद्र का होगा। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई एक ऐसा विषय उभर कर आ जाए जो तीनों अनुसूचियों में ना हो, ना तो संघ सूची, ना तो राज्य सूची, ना तो समवर्ती सूची, तो उस विषय को जो है अपशिष्ट विषय कहा जाता है। ऐसे अपशिष्ट विषय पर जो है कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो वायसराय को होगी, वो वायसराय को होगी। लेकिन वर्तमान में अगर कहा जाए कि वर्तमान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है, तो पार्लियामेंट, संसद के पास होती है, संसद के पास होती है, ठीक ना फ्रेंड्स, तो संसद के पास होती है अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा कि 1919-35 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसकी थी, वायसराय की थी, ठीक ना भैया। फिर जो है अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान किया गया, कहा गया कि ब्रिटिश भारत को मिलाकर और देशी प्रांतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, अखंड भारत, ये देख रहे हैं सपना, ठीक है ना। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा जो ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बना होगा। तीसरा पॉइंट है प्रांतों से द्वैध शासन, एक गजब का पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंने बताया ना कि भैया 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन का व्यवस्था किया गया था जिसमें हस्तांतरित विषय और आश्रित विषय के रूप में बांटा गया था। लेकिन 1935 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैध शासन था, यहां से प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन ला दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको जो है नोट डाउन करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर 1935 के अधिनियम में क्या था दोस्तों कि राज्य स्तर पर 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था। अरे भैया केंद्र स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम में हमने बताया, 1919 के अधिनियम में, लेकिन राज्यों में भी ना एक विधान परिषद होती है, एक विधानसभा होती है। तो सवाल है कि राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था कब लाई गई, तो 1935 के अधिनियम में। कितने राज्यों में से, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था। किन किन राज्यों में, बंगाल, एक क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल, बिहार, बंबई, असम, मद्रास और संयुक्त प्रांत, ठीक है ना। तो ये जो है द्विसदनीय व्यवस्था 6 राज्यों में लाई गई। इसके अलावा दोस्तों क्या नेक्स्ट पॉइंट है कि संघीय न्यायालय, ये तो मैं आपको जो है 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट बता रहा था उसी समय बता दिया था।
तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1774 में कलकत्ता में। लेकिन मैं बताया कि एक संघीय न्यायालय बनाया जाता है। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। संघीय न्यायालय दिल्ली में बनाया जाता है 1 अक्टूबर 1937 को, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो मोरिस गोयर थे। ये मैंने वहीं पर बता दिया था। इसके अलावा दोस्तों 1935 का अधिनियम में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, कि म्यांमार को जो है भारत से अलग कर दिया गया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1935 का अधिनियम में, कि जो संघीय बैंक है आरबीआई की स्थापना की जाती है यंग हिंटन आयोग के आधार पर। ये आपको जो है नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा भैया, चूंकि बड़ी मेहनत लगी है नोट्स बनाने में, ड्राफ्टिंग करने में, तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं। अच्छा, टेलीग्राम पे इसका जो है हो सकता है पीडीएफ उपलब्ध करवा दूं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट वगैरह में जरूर बताइए कि क्या कुछ सही चल रहा है या फिर और कुछ सुधार किया जाना चाहिए, है ना। थोड़ा सा कमेंट में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हो सकता है मैं और जो है थोड़ा सा जोश के साथ और क्लास ले सकूं और बेहतर ले सकूं, ठीक है ना। और क्या कमियां रह गई हैं उसको भी थोड़ा सा आप पॉइंट आउट करिएगा उसमें, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट, लास्ट अधिनियम आपका है स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947। स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 में ये जो है 4 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में जो है प्रस्ताव पेश किया गया, ठीक ना फ्रेंड्स। इसके अलावा 18 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को जो है ये लागू हो जाता है। यहीं पर अपना पूरा भारत आजाद हो जाता है। अब सवाल है कि इसमें प्रावधान क्या किया गया था 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम में। पहला कि वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, या ध्यान में रखिएगा कि वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है 1947 के अधिनियम में। भारत आजाद हो चुका है ना, तो वायसराय क्या करेगा भाई, अपने घर जाए वो। फिर भारत में जो है ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं संप्रभु घोषित और राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत को जो है स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा जो शाही उपाधियां थी, शाही उपाधियां नहीं लेते थे ब्रिटिश सम्राट, उसको जो है उस शब्द को समाप्त कर दिया गया। और क्या है, भारत के राज्य सचिव का पद जो इंग्लैंड में ससुरा बैठा है, पैसा ले रहा है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। फिर भारतीय रियासतों को यह जो है स्वतंत्रता दी गई कि वह चाहे तो जो है भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, अथवा वह स्वतंत्र हो सकते हैं। ये जो है आपका जो है प्रावधान 1947 के अधिनियम में किया गया। हालांकि बाद में जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जो है सिग्नेचर करवा करके हम जो है भारत के राज्य क्षेत्र का जो है हिस्सा बनाते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।